गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन जो चैप्टर है उसकी वीडियो है, उसका सेकंड पार्ट ये आ रहा है। अब हम आगे पढ़ेंगे, जब हमने पढ़ लिया था एफ्रो एशियन यूनिटी, अब उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद चाइना। अनलाइक इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, फ्री इंडिया बिगेन इट्स रिलेशन विद चाइना ऑन अ वेरी फ्रेंडली नोट। अब देखिए, पाकिस्तान से हमारे रिलेशंस 1947 से ही खराब हो चुके थे, क्योंकि दोनों देशों का बंटवारा जो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का रिलीजन बेसिस पर हुआ था। रिलीजन बेसिस पर हुआ था, लेकिन कश्मीर एक डिस्कॉर्ड यानी कि झगड़े की वजह बन चुका था, और इसकी ही वजह से 1947 से आज तक ये एक डिस्कॉर्ड ये बना हुआ है कश्मीर। तो 1947 में भी 1948 पाकिस्तान से हमारे रिलेशंस कभी सही नहीं रहे, लेकिन चाइना के पर्सपेक्टिव में ऐसा नहीं था, अच्छे रिलेशंस थे। After the Chinese Revolution in 1949, India was one of the first countries to recognize the communist government. इंडिया ने सबसे पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की मान्यता दी चाइना में। माओ त्से-तुंग वहां के लीडर थे, इनकी गवर्नमेंट को इंडिया ने मान्यता दी। Nehru felt strongly for this neighbor that was coming out of the shadow of the Western domination and helped the new government in international fora. अब देखिए क्या हो रहा था कि नेहरू का मानना था, और बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया उन्होंने चाइना को, क्योंकि उनका मानना था कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो वेस्टर्न डोमिनेशन से बाहर आ रही है और इंडिया का सपोर्ट कर रही है कई इंटरनेशनल फोरम्स में। अब देखिए क्या होता है, सम ऑफ हिज कलीग्स लाइक वल्लभ भाई पटेल वर वरीड अबाउट द पॉसिबल चाइनीज एग्रेशन इन फ्यूचर। जो उनके काउंटर पार्ट थे, यानी कि जो उनके साथ में काम करने वाले थे, वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने पहले आगाह किया था कि हो सकता हो आगे चल करके चाइनीज एग्रेशन देखने को मिले। तो ये सब चीजें सामने आ रही थी, लेकिन नेहरू जी ने उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंडिया कोई अटैक फेस करेगा या इंडिया को कोई मिलिट्री एग्रेशन दिखाना पड़ेगा चाइना के खिलाफ। अब देखिए इसके बाद, बट नेहरू थॉट इट वॉज एन एक्सीडिंगली अनलाइकली दैट इंडिया विल फेस एन अटैक फ्रॉम चाइना फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। द चाइनीज बॉर्डर वॉज गार्डेड बाय पैरामिलिट्री फोर्सेस, नॉट द आर्मी। तो इसका सीधा सीधा अंदेशा था कि जो चाइनीज बाउंड्री है या चाइनीज फ्रंटियर है इंडो चाइना का, ये उस समय पैरामिलिट्री फोर्स गार्ड करती थी। नॉट बाय आर्मी। तो सीधे सीधे हम ये एक तरीके से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे कैसे रिलेशंस थे। अब देखिए क्या होता है, द जॉइंट इनंसिएशन ऑफ द पंचशील द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर Jawaharlal Nehru and the Chinese Premier Zhou Enlai on 29th of April 1954 was a step in the direction of strong relationship between the two countries. Indian and Chinese leader visited each other's country and were greeted by large and friendly crowds. अब देखिए जो नेहरू जी के काउंटर पार्ट थे वो कौन थे? Zhou Enlai, और इन्होंने दोनों जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, इन्होंने एक समझौता किया कि हम, और पंचशील समझौता था उस पर सिग्नेचर किए, और ये कहा कि हम कभी भी किसी की टेरिटरी में कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे और न ही इंटरनल अफेयर्स में कोई दखल लेंगे। इस तरीके की चीजें सामने आई। अब देखिए क्या होता है, 1962 द चाइनीज इन्वेजन।
To development strained this relationship, China annexed Tibet in 1950 and thus removed the historical buffer between the two countries. Initially, the government of India did not oppose it openly, but as more information came in about the suppression of Tibetan culture. अब देखिए 1950 में क्या किया चाइना ने, धोखे से जो तिब्बत है, तिब्बत एक बफर स्टेट था, ठीक है, उस पर कब्जा कर लिया और क्या किया कि वहां के जो तिब्बतन कल्चर है उसको नष्ट करने लगे, तिब्बतन कल्चर को ये खत्म करने लगे। तो एक स्टॉन्च रिएक्शन आया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि इस तरीके की हरकतें न करी जाएं। बट एंड the Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama, sought and obtained political asylum in India in 1959. China alleged that the government of India was allowing anti-Chinese activities to take place from within India. आप देखिए दलाई लामा जो वहां के तिब्बत के धर्मगुरु थे, उन्होंने यहां पर शरण ले ली, एक तरीके से रेफ्यूजी बन करके आ गए इंडिया में। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या आरोप लगाए या एलिगेशंस लगाए कि इंडिया अपनी सॉइल से चाइना के खिलाफ एंटी चाइनीज एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है। A little earlier, a boundary dispute that had surfaced between India and China. India claimed that the boundary was a matter settled in the colonial time, but China said that any colonial decision does not apply. अब देखिए इंडिया कहता है कि जो भी कॉलोनियल डिस्प्यूट, जो भी कॉलोनियल डिमार्केशन था बाउंड्री का, वो उस समय सुलझा लिया गया था, लेकिन चाइना इसको नकारता रहा और कहता रहा कि किसी भी तरीके के जो कॉलोनियल डिमार्केशन थे बाउंड्री को, हम उसको नहीं मानते हैं। और चाइना ने दो टेरिटरीज जो इंडिया के कब्जे में है, आज भी जो इंडियन टेरिटरी में आती हैं, वो जैसे अक्साई चीन एरिया है, लद्दाख रीजन जो जम्मू कश्मीर का है वहां पर, और बहुत सा हिस्सा जो अरुणाचल प्रदेश का है उसको अपना मानता है। ऐसा देखिए जो अरुणाचल प्रदेश को वो अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को वो साउथ तिब्बत बताता है। साउथ तिब्बत बताता है। तो इस तरीके की चीजें सामने आई। और जो अरुणाचल प्रदेश है उस समय अरुणाचल प्रदेश को नेफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो इस तरह की चीजें वहां पर सामने आने लगी और चाइना ने इन पर कब्जा करना शुरू किया, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट करने शुरू किए। Between 1957 and 1959, the Chinese occupied the Aksai Chin area and built a strategic road there. Despite a very long correspondence and discussion among the top leaders, these differences could not be resolved. Several small border skirmishes between the armies of the two countries take places. अब देखिए क्या होता है, चाइना क्या करता है, जो अक्साई चीन का रीजन है, चाइना अक्साई चीन के जो लद्दाख में जो अक्साई चीन का रीजन है वहां पर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली रोड बना लेता है। तो बहुत सी मीटिंग्स होती है, टॉप लेवल की मीटिंग्स होती हैं, और लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलता है। और दोनों इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच में बॉर्डर पे थोड़े बहुत क्लैशेस होते रहे। इसको आपकी बुक में स्किर्मिश दिया हुआ है। इस तरह की झड़पें होती रही। तो do you remember that the Cuban Missile Crisis in Chapter 1 of the Contemporary World Politics? While the entire world attention was on this crisis involving the two superpowers, China launched a swift and massive invasion in October 1962 on both the disputed region. अब देखिए जो अक्साई चीन का रीजन है वहां पर भी, अक्साई चीन के रीजन में भी, और जो नेफा है वहां पर, दोनों फ्रंटियर्स पर चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। Massive invasion in October 1962 on both disputed regions. The first attack lasted 1 week. The Chinese forces captured some of the key areas in Arunachal Pradesh. The second wave of the attack came
Next month, while the Indian forces could block the Chinese advances to the western front in Ladakh, in the east, the China managed to advance nearly to the entry point of the Assam Plains, यानी कि Assam Plains तक Chinese army आ चुकी थी. Finally, China declared a unilateral ceasefire and its troops withdrew to where they were before the invasion began. अब देखिए क्या होता है, चाइना अंदर तक आ जाता है, जो असम प्लेन है वहां तक आ जाता है और एक तरीके से यूनिलैटरल सीजफायर होता है चाइना की तरफ से. The China war dented India's image at home and abroad. India had to approach the Americans and the British for military assistance to tide over the crisis. The Soviet Union remained neutral during the conflict. It induced a sense of national humiliation and at the same time strengthened the spirit of nationalism. Some of the top army commanders either resigned or were retired. Nehru close associate and the then Defense Minister V. Krishna Menon had to leave the cabinet. Nehru's own stature suffered as he was severely criticized for his naive assessment for the Chinese intentions. अब एक तरीके से अब देखिए क्या हो गया, जब भी कोई भी आर्मी और दूसरे देश से अगर युद्ध हारती है तो एक तरीके से जो सेना है उसके मनोबल को भी धक्का लगता है. तो वैसा ही हमारे साथ भी हुआ. एक तो पहले हम तैयार नहीं थे और नेहरू जी को ये अंदाजा नहीं था, खैर ये टिप्पणी करना खराब होगा कि अंदाजा नहीं था, लेकिन क्या हो रहा था कि नेहरू जी ये सोच रहे थे कि चाइना की तरफ से कोई भी एक तरीके मतलब किसी भी तरीके का मिलिट्री एग्रेशन नहीं आएगा. तो और सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको पहले ही आगाह कर चुके थे कि हो सकता हो, क्योंकि चाइना की जो एक तरीके से हम कहते हैं जो नीति है, जो पॉलिसी है, वो एक्सपेंशन की नीति है. तो हमेशा इस तरीके की घटनाएं होती रहती थी. तो इस घटना से क्या हुआ कि एक जो इंडिया की इमेज है उसको धक्का लगा और एक तरीके से नौसिखियापन नेहरू जी का ये दिखाई दिया है कि वो चाइना के प्रति कितने लापरवाह और ढीले थे. फॉर द फर्स्ट टाइम अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट वाज मूव्ड इन द डिबेट इन द लोकसभा. अब क्या हो गया, अब देखिए युद्ध हारते ही राजनीतिक गहमा गहमी भी शुरू हो गई, पॉलिटिकल ड्रामा भी शुरू हो गया और लोकसभा में नेहरू जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव घोषित कर दिया गया और एक तरीके से उनकी गवर्नमेंट के ऊपर एक तरीके से स्टेक यानी कि खतरा मंडराने लगा. Soon thereafter, the Congress lost some key by-elections to the Lok Sabha. The political mood of the country had begun to change. अब देखिए तुरंत डिसीजन न ले पाने के कारण जो पॉलिटिकल चेंजेस आए और जो कांग्रेस ने जो उपचुनाव हुए उस समय उनमें कांग्रेस को सेटबैक देखना पड़ा. The Sino-Indian conflict affected the opposition as well. This and the growing rift between China and the Soviet Union created irreconcilable differences within the Communist Party of India. The pro-USSR faction remained within the CPI and moved towards closer tie with the Congress. The other faction was sometimes closer to China and was against any ties with the Congress. अब देखिए क्या हो रहा था, इसका असर जो ऑपोजिशन था उस पर भी पड़ा, इंडिया को जो ऑपोजिशन था उस पर ही पड़ा. जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी, और इसने एक दरार और बड़ी दरार सामने आने लगी. तो जो प्रो यूएसएसआर फैक्शन था वो सीपीआई के साथ रहा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ रहा, और जो सीपीआई दूसरा था यानी कि दो है, एक मार्क्सिस्ट है और एक लेनिनिस्ट है. तो इस तरीके की चीजें सामने आने लगी. तो जो सीपीआई था, सीपीआई वो किसकी तरफ आने लगा, कांग्रेस की तरफ, और सीपीआईएम एक तरीके से चाइना के सपोर्ट में आने लगा. The party split in 1964 and the leaders of the later faction formed the Communist Party of India, Marxist CPIM. In the wake of the China War, many leaders of what became CPIM were arrested for being pro-China. अब देखिए जो सीपीआईएम बनी, जो एक धड़ा और बन गया सीपीआईएम, अब इसको प्रो चाइनीज बताया जाने लगा और इससे क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट सामने आए और ये जो लीडर्स थे उनको
जेल में डाल दिया गया। The war with the China alerted the Indian leadership to the volatile situation in the northeast region. Apart from being isolated and extremely underdeveloped, this region also presented India with the challenge of national integration and political unity. अब देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो आज भी, अब तो खैर काफी डेवलपमेंट होने लगा है, लेकिन उस समय अंडर डेवलप था और अनटच था, क्योंकि जो उसका टेरेन है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, वो जो टेरेन है वो ऐसा टेरेन है कि वहां पर इतनी जल्दी कोई भी चीजें पहुंचाई नहीं जा सकती। और ये एक तरीके से जो वोलेटाइल सिचुएशन यानी कि खतरे की घंटी समझ में आ रही थी इंडिया के इंटीग्रेशन और उसकी यूनिटी के लिए। The process of its reorganization began soon after the China War. Nagaland was granted statehood, Manipur and Tripura, though Union Territories were given the right to elect their own legislative assembly। जब देखिए क्या किया गया, नागालैंड को एक फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया। जैसे ही वॉर होता है, नागालैंड और त्रिपुरा दोनों को क्या बना दिया जाता है, फुल फ्लेज स्टेट्स का दर्जा दे दिया जाता है। और मणिपुर और त्रिपुरा, नागालैंड को एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है, और त्रिपुरा और मणिपुर ये दोनों यूनियन टेरिटरीज रहती है, और उनको ये राइट दे दिया जाता है कि आप अपने जितने भी, उनको राइट दे दिया जाता है इलेक्ट करने का वहां के लोगों को, और वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चुन सकते हैं। तो इस तरह की चीजें सामने आई। तो ये वीडियो बस इतनी ही है इंडिया से एक्सटर्नल रिलेशंस की। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी। जो भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपनी क्वेरीज। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।